दरबार के चर्चित हर किस्से में मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम बड़ा चढ़कर लिखा जाता था। पर इस कहानी की चर्चा अलग ही किस्म की थी। सुनने वाले चौंकते, हंसते और फिर सबक लेकर घर लौटते। ये वो किस्सा है जब मुल्ला ने 3 बकरों को ऐसी सजा दी कि गांव वालों ने पहली बार सोचा, क्या वाकई सजा इतनी मजेदार और बुद्धिमानी से भरी हो सकती है? किसी समय की बात नहीं, बल्कि किसी सुबह की बात है, जब गांव के मेले में सौदे तौले चल रहे थे और मटमैली धूप खेतों के बीच से निकलकर मिट्टी की खुशबू को समेटे चली आ रही थी। उस गांव का नाम नहीं लेना जरूरी था। लोग उसकी गलियों में उगते सुलगते रोजमर्रा के किस्सों से ही परिचित थे। मुल्ला का घर गांव के तिकोने बाजार के पास था। आधा चौल, आधा बरामदा और एक पुराना पीपल जिसकी छाया में मुल्ला अक्सर बैठकर गप्पे मारते, गुलाब की खुशबू को सांसों में भरते और दुनिया की उल्टी सीधी बातों पर मुस्कुराते थे। उनकी छोटी सी मटमली चुन्नी, लंबी दाढ़ी और चश्मे के पीछे झंझनाते हुए तीखे सी आंखें उन पर काफी असर डालती थी। मुल्ला जोर जोर से हंसते भी थे और तब उनकी हंसी में कुछ ऐसा मसखरापन और समझदारी की घ्यू होती थी कि बच्चे वयस्क दोनों उसे सुनकर चुप हो जाते थे, चाहकर भी। वो दिन कुछ अलग था। बाजार में चारों ओर हलचल थी। बैलों के सांसों का ठिठुरन, दुकानदारों की पुकार और बर्तन बेचने वाले की घंटी। 3 बकरे, हरीसा, भंवरा और कुत्तल, गांव के एक ठेकेदार के बाड़े से निकल आए थे। ये तीनों बकरे अलग अलग थे। हरीसा नाम था इसलिए कि उसकी आंखों के चारों ओर हल्की सी हरी सी छाया जैसी रेखा थी। भंवरा नाम था क्योंकि उसकी चाल गूंजती और भंवर जैसी फुसफुसाहट में चलती। और कुत्तल अजीब नाम था, पर उसके कान ऐसे थे जैसे किसी ने 2 बार मोड़कर बांध दिए हों। तीनों का स्वभाव भी अलग था। हरीसा चतुर था, भंवरा शरारती और कुत्तल धीरे धीरे सोचने वाला पर चिड़चिड़ा। वो ठेकेदार रामलाल नाम का सख्त लेकिन दयावान आदमी बाजार के पास ही अपना छोटा सा बाड़ा बनाकर बकरों को पालता था। बकरों की जिम्मेदारी उसके परिवार की रोजी रोटी थी। उस सुबह रामलाल दौड़ता हुआ आया, पसीने में तर, और चिल्लाया, किसने इन बकरों को खोला? ये तीनों मेरी आजादियां हैं। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। बकरों ने मेले की ओर कदम बढ़ाए। दुकानों के पास लगे चटाइयों पर उछल कूद की और सब्जियों के ढेरों को जरासी भी देर नहीं लगने दी। एक ने लौकी के टुकड़ों को नोच लिया, दूसरे ने हरी मटर के बीनों को मसल दिया और तीसरे ने अजीबोगरीब तरीके से अलमारी की चाबियां चबाकर छीन ली थी। यानी पूरी तरह भगोर भंग कर दी थी। लोग हंसे, कुछ चिल्लाए और कुछ ने कहा, रामलाल, इनकी सजा क्या होनी चाहिए? कोई सुझाव देता है कि इन्हें ठेकेदार को लौटा दिया जाए। कोई कहता कि इन्हें दंड देना चाहिए और कुछ की आंखों में ऐसे सवाल थे कि कौन देगा सजा और कैसे। तभी मुल्ला दादा, जो कि उसी बाजार के पास बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे, अपने छतरी से उठे और चटखारे लेते हुए बोले, सजा क्या है? ये तो बड़ा लंबा शब्द है। पहले देख ले कि इन बकरों ने क्या क्या किया, फिर सजा की रेस में हम सब दौड़ेंगे। लोगों ने मुल्ला की तरफ देखा, कुछ उम्मीद लिए, कुछ मजाक समझकर। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैं सजा दूंगा, पर ऐसे तरीके से कि सबको समझ में आए कि सजा का मतलब केवल दुख देना नहीं होता, बल्कि सीख भी होता है, और जो सीख मिले वो हर किसी के काम आए। रामलाल की आंखों में हल्की सी रोशनी आ गई। वो बोला, ठीक है, अगर आप दे दे तो अच्छा है, पर बहुत कठोर मत होइएगा। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, कठोर? मैं तो बुद्धिमान सजा दूंगा, ऐसी कि देखो, हंसोगे, सोचोगे और फिर अपने आप कहोगे, वाह, तय तो कर रहे हैं। सबने ध्यान से सुना। मुल्ला ने तीनों बकरों की तरफ ध्यान से देखा, जैसे किसी प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा, पहली बात, बकरों को समझना होगा कि सबका सामान सबका होता है और सब चीजें सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं होती। दूसरे, इन्हें यह समझाना होगा कि एक दूसरे के साथ सहानुभूति कैसे रखते हैं। तीसरा,
इनको अपनी शरारतों पर सोचना होगा। लोगों को अनोखा लग रहा था। ये कौन सा नाटक होगा? मुल्ला ने एक छोटी सी लकड़ी ली और जमीन पर 3 गोल घेरे बनाए, एक एक हर बकरे के लिए। फिर उन्होंने कहा, हर बकरे का एक एक रत्न है। रत्न? हाँ, रत्न। अब सुनो, जो बकरा सबसे सही काम करेगा उसे इन रत्नों का पुरस्कार मिलेगा। पर ध्यान रहे, ये रत्न आंख से नहीं दिखते बल्कि काम से मिलते हैं। लोग हंस पड़े। रामलाल ने कहा, मुल्ला जी, ये बकरे हैं, इंसान नहीं। काम से रत्न मिलेंगे? आप मजाक कर रहे हैं। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, बकरे भी समझते हैं, उन्हें केवल इंसानी तरीके से सिखाने की जरूरत है। फिर उन्होंने बकरों को बुलाया और जैसा कि मुल्ला बुलाते हैं, बकरे हुलस कर उनके पास आ गए। मुल्ला ने उनको प्यार से छुआ और बोला, तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। पहली, किसी के फल फूल को नहीं छूना। दूसरी, जहां तक हो सके किसी की चीज को तब तक न छीनो जब तक मांग कर न लिया गया हो। और तीसरी, अगर किसी के पास परेशानी हो तो उसकी मदद करो। बकरों ने जैसे समझा, उनकी नजरों में कुछ शर्म का भाव आया, पर फिर भी वे बंध गए थे। रामलाल ने भी राहत की सांस ली। शायद बकरे अब समझ गए होंगे। लेकिन मुल्ला की सजा असली मजे वाली थी। उन्होंने गांव वालों से कहा, हर दिन 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, इन बकरों को इस चौक पर लाओ। वहां तुम तीनों को एक छोटी सी किताब पढ़कर सुनाओगे। हां, किताब, पर इसमें केवल एक ही शब्द होगा, साझा। तुम इस शब्द के कई मतलब समझाओगे। गांव वाले हैरान हुए। एक ने पूछा, मुल्ला जी, बकरों को किताब से क्या होगा? वे पढ़ नहीं सकते। मुल्ला हंसे और बोले, वे पढ़ेंगे नहीं, पर सुनने से सीखेंगे। और जो नहीं सुनता वही आखिर में मूर्ख होता है। पहला दिन कैसे बीता, उसका वर्णन करना छोटा नहीं था। सुबह सुबह जब सूरज ने पहली किरणें बिखेरी, गांव वाले बकरों को लेकर चौक पर जमा हो गए। एक एक कर हर मोहल्ले के लोग आए, छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और कुछ मसाला बेचने वाले भी। हर कोई बकरों की हरकतों पर अपनी अपनी नजरों से टिप्पणी कर रहा था। मगर मुल्ला ने एक कड़वा सा नियम लगाया। हर बार बकरे अगर किसी चीज को छुएंगे तो उन्हें हल्की सी टोकनी दी जाएगी, पर अगर वे किसी की मदद करेंगे तो उन्हें एक गीत सुनाया जाएगा और तालियों से सम्मान दिया जाएगा। ये अनूठा नियम था, सजा और पुरस्कार दोनों का एक साथ मिश्रण। बकरों ने पहली सुबह कुछ ही देर में पुराने स्वभाव को दिखाया। हरीसा ने दुकान के पास खड़ी पत्ता गोभी पर झपट्टा मारा। भंवरा ने चटाई पर रखे सूखे मेवों को जूंघटा। कुत्तल ने बूढ़ी अम्मा की थैली से एक रोटी खींच ली। लोग चिल्लाए। मुल्ला ने अपनी छड़ी उठाई, पर उसकी आवाज हल्की थी। अरे धीमे, ये तो अभ्यास का दिन है। फिर उन्होंने बकरों को पकड़कर चौक के बीच में बिठा दिया और बोले, देखो बकरों, तुम्हारी हर हरकत पर लोग ध्यान दे रहे हैं। अगर तुमने किसी की चीज नहीं छुई, तुमको निर्विवाद सम्मान मिलेगा, पर अगर तुमने छू लिया तो छोटी सी टोकनी लगेगी। ये टोकनी बड़ी दुखदाई नहीं, पर याद रखने की चीज है। लोगों ने सोचा कि ये कुछ भी नहीं, पर अगले ही क्षण कुछ अजीब हुआ। एक छोटे बच्चे का हाथ दुकान से बाहर गिरा हुआ एक गुड़ का पैकेट उठा रहा था और चिल्ला रहा था, मम्मी, मेरे गुड़ की थैली। बकरी भंवरा अचानक आगे बढ़ा, गुड़ के पैकेट को अपने नथुने से धक्का देकर बच्चे की ओर फेंक दिया और बच्चे की हंसी सुनकर पूरा चौक खिल उठा। मुल्ला ने तुरंत तालियां बजवाई। भंवरा ने पहला गीत अवार्ड पाया। भंवरा का चेहरा चमक उठा। बकरों को भी पुरस्कार पसंद होता है। उन्हें इंसानों की आवाज और तालियां भा गई। हरीसा ने दूसरे दिन खुद पर काबू रखा और किसी प्याज वाले की पत्तियों को नहीं छेड़ा। कुत्तल ने बूढ़ी अम्मा की थैली से निकली रोटी वापस लौटा दी। हर दिन छोटे छोटे पुरस्कार ने बकरों के अंदर बदलाव लाने शुरू कर दिए। समय के साथ नियम और मनुष्य भी बदलते गए। मुल्ला ने अब बकरों के लिए एक और चुनौती रख दी। जो बकरे 3 दिनों तक किसी की चीज नहीं छुड़ाएगा,
और हर बार किसी की मदद करेगा, उसे एक दिन गांव की चौकी का सिराधिकारी बना दूंगा। ये सुनकर लोग जोर जोर से हंसे। सिराधिकारी? पर मुल्ला ने गंभीरता से कहा, हाँ, सिराधिकारी, क्योंकि जिम्मेदारी सिखाती है। लोग सोचने लगे, क्या बकरों को जिम्मेदारी देना उचित होगा? पर मुल्ला के चेहरे पर जो ठहाका था, उससे यही लगता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 3 दिन बैठे ठहरे नहीं थे कि गांव में एक अनहोनी हुई। एक दिन अचानक तेज आंधी आई, बाजार के तंबू उड़ गए, हल्की हल्की छतें उड़ने लगी और लोग अपनी दुकानों को बचाने दौड़े। आधी के बीच में वही 3 बकरे, जिनको गांव भर में अब सिखाने वाला समझा जाने लगा था, अचानक एक पुराने पीपल के नीचे खड़े एक बच्चे की ओर भागे। बच्चा रो रहा था। उसकी मां बेघर हो चुकी थी। उसका छोटा सा घर छत निकला और उसका रुपया भी उड़ गया। बकरों ने बच्चे के चारों मंडलियों को घेर लिया और जैसे ही आंधी का झोंका आया, भंवरा ने बच्चे का गुदगुदा कर रखा पत्थर जैसा कुछ अपने ऊपर छाती पर रख लिया और कुत्तल ने बच्चे की कमीज को अपनी पीठ से ढक लिया। हरीसा ने पास की एक बुरी सी झाड़ से शाखाएं तोड़कर बच्चों की झोपड़ी की ओर इधर उधर फैलाकर एक छोटा सा आश्रय बना दिया। गांव वाले, जो पहले बकरों को सिर्फ शरारती समझते थे, अब उनके साहस पर दंग रह गए। उस दिन बकरों ने बिना सोचे समझे मदद की। ये नजारा देखकर लोगों की आंखों में नम थी। अगले दिन मुल्ला ने बकरों को बुलाया और कहा, देखा, पुरस्कार सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं रहता। असली पुरस्कार तुम्हारे अंदर की अच्छाई है। हर कोई चुप था। रामलाल की आंखों में गर्व था। बकरों ने अब केवल छोटी टोकनी नहीं देखी, बल्कि उन्होंने ये भी जाना कि मदद करने की खुशी कितनी बड़ी चीज है। समय बीतता गया और बकरों की छवि गांव में बदलती चली गई। वे अब चौक के संरक्षक बने। जब भी कोई बच्चा गलती से अपनी चीज भूमि पर गिरा देता, बकरों ने उसे उठाकर लौटा दिया। जब भी कोई बूढ़ा चल नहीं पाया, बकरों ने शोर मचाकर लोगों का ध्यान खींचा। मुल्ला ने उन्हें कभी डांटा नहीं, बस फिर से वही किताब दिखाई जिसमें शब्द साझा लिखा था। बकरी भी अब समझ चुके थे कि साझा का अर्थ केवल सामान बांटना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना और सबका ध्यान रखना भी है। फिर एक बार बाजार में चोरी की वारदात हुई। कोई चोर रात में आकर कुछ मणिकों और सोने के आभूषण छीन कर ले गया। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई पर सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। कुछ गवाह थे, कुछ बयान उलझ गए। मुल्ला ने सोचा, इस बार सजा अलग होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो भी सच्चाई बताएगा उसे न केवल इन बकरों के सहायक के तौर पर दिखाया जाएगा, बल्कि उसे एक वार्तालाप की थाली भी दी जाएगी। ये थाली गांव के मेलजोल की निशानी होगी। लोग समझे नहीं पर मान गए। बकरों को भी बुलाया गया। क्या बकरों चोरी करने आए होंगे? सबने हंसकर कहा, बकरे चोरी कैसे कर सकते हैं? पर मुल्ला ने अपना माथा ठोंकते हुए कहा, हर चीज की एक सीमा होती है। हम सोचते हैं कि बकरे चोरी नहीं कर सकते, पर कभी कभी चुपचाप चीजें दूसरी जगह ले जाने वाले हम इंसान ही होते हैं। जांच के दौरान कुछ ऐसे संकेत मिले कि चोरी उसी रात वहीं से निकली एक झोपड़ी के पास से हुई थी, जहां रात में बकरों ने बच्चे की मदद की थी। ये बात सुनकर गांव के लोग अचंभित हो गए। क्या वो बच्चा या उसकी मां किसी प्रकार का साक्ष्य छिपाकर भूल गए थे? मुल्ला ने सारी बातें बड़ी धैर्य के साथ सुन ली। फिर उन्होंने चुपचाप बकरों को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे साझा करो। बकरों ने अपनी अपनी नथुनियों में कुछ बूंद सी चीजें लाकर दिखाई। एक टुकड़ा कपड़ा, एक छोटा सा बर्तन का टुकड़ा और एक चूड़ी का अधूरा टुकड़ा। मुल्ला ने ध्यानपूर्वक उन सबको देखा और कहा, ये सब वही की चीजें हैं, पर असली चोर वही था जिसने रात में उन चीजों को इधर उधर छुपा दिया था। किसी भावनात्मक वजह से। सजा उसे नहीं, पर सजा की पद्धति बदलनी होगी। मुल्ला ने गांव में एक बड़ा सबक दिया। चोरी करने वाले को सजा देने से पहले उसकी वजह देखनी चाहिए। क्या भूख थी, मजबूरी थी या कोई और चुनौती? सजा का अर्थ सिर्फ टकराव नहीं, सजा का अर्थ सुधार भी होता है।
ऐसा कहते हुए मुल्ला ने चोर का पता लगाया। वो कोई अमीर या चालाक नहीं था, बल्कि वही बूढ़ी अम्मा की पोती का दोस्त निकला, जो अपने परिवार की जरूरतों के कारण मजबूर था। उसने चोरी करके सोचा था कि अपनी जरूरतें पूरा हो जाएंगी। मुल्ला ने कहा, हम उसे जेल नहीं भेजेंगे, हम उसे काम देंगे, और जो बकरे हैं वे उसकी मदद करेंगे, ताकि उसे पता चले कि चोरी से कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर कुछ लोगों को हैरानी हुई, पर मुल्ला के शब्दों में जो संवेदना थी, उसने लोगों का दिल जीत लिया। बकरों ने अब उस युवक के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वे उसके साथ खेत पर जाते, शाम को बच्चों के खेलने में हिस्सेदार बनते और उसे दिखाते कि मेहनत और सच्चाई किस तरह सम्मान दिलाती है। युवक ने भी धीरे धीरे समझा, चोरी करना आसान था पर उसका परिणाम कड़वा। उसने गांव वालों से माफी मांगी, काम सीखा और फिर उसी मेहनत से वो सम्मान पाया। मुल्ला का ये तरीका सजा में सुधार और दान लोगों के लिए नया था, पर असरदार भी साबित हुआ। समय के साथ गांव में बकरों के किस्से और बढ़ते गए। लोग उनसे मिलकर कहानियां सुनते और बच्चों के लिए वे जैसे किसी किताब की जीती जागती मिसाल बन गए। पर इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब एक दिन मुल्ला ने कहा कि अब बकरों को सजा पूरी हुई मानी जाएगी, पर एक आखिरी परीक्षा थी। तुम्हें अब 3 बार गांव के बाहर जाना होगा, उन्होंने कहा, और जो तुम पाए उसे बेचकर जो धन आएगा उसे गांव के स्कूल के लिए दान करो। बकरों ने समझा नहीं, पर वे मान गए, क्योंकि अब उन्होंने मुल्ला की बातों में विश्वास कर लिया था। वे चलते हुए खेतों और पथों से गुजरे, जंगलों की ओर भी गए, रास्तों पर पड़े मीठे मीठे फल और कुछ पुराने बर्तन उठाए। पर सबसे बड़ा उपहार मिला कुछ उस बच्चे से जो अपने पिता को खो चुका था और जिसने हाल ही में अपना घर खो दिया था। उसने अपने खिलौने और कुछ गहने बकरे के पास छोड़ दिए ताकि वे उन्हें आगे पहुंचा दे। ये देखकर बकरों के सीने में एक अजीब सी गर्माहट हुई। उन्होंने उन चीजों को संभाल कर गांव लाया और बेचने का प्रबंध किया, पर मुल्ला ने कहा, न बेचो, जो चीजें हमें मिली हैं उनमें से कुछ तो वापस उसी के पास लौटनी चाहिए जिनको इसका जरूरत है। और उन्होंने ठीक वही किया। बच्चे की चुन्नी, खिलौना और कुछ जरूरी चीजें वापस लौटा दी, बाकी चीजें स्कूल के लिए रख दी। गांव वालों ने देखा कि सजा ने बकरों को बदल दिया था, न केवल व्यवहार में बल्कि आत्मा में भी। वे अब न केवल अपनी अपनी जिंदगी में सहायक बन गए थे, बल्कि दूसरों की कठिनाइयों को समझते और उनका समाधान खोजते। मुल्ला ने एक दिन कहा, देखा, सजा हमेशा कठोर नहीं होती, कभी कभी वो मृदु होती है, कभी कभी विनोद से भरी होती है, और कुछ समय बाद वही सजा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। लोगों ने रिसते हुए सिर हिलाया। वो दिन गांव के इतिहास में ऐसा दर्ज हुआ कि लोग आज भी जब उस चौक से गुजरते हैं तो बकरों की कहानियां बच्चों को सुनाते हैं। कई सालों के बाद जब मुल्ला बूढ़े हो गए और उनका दाढ़ी और भी लंबा सीधा हुआ, गांव में एक अनोखा उत्सव मनाया गया। बकरों के नाम एक मेले का आयोजन। उस मेले में हर कोई आकर बताता कि कैसे उन 3 बकरों ने गांव को बदला, कैसे उन्होंने लोगों को सिखाया कि सजा के मायने क्या होते हैं। मुल्ला मंच पर खड़े होकर बोले, सजा को हम हमेशा नापतोल कर नहीं दे। कभी कभी सजा का असली मतलब है समझाना, साथ देना और सही रास्ता दिखाना। लोग तालियों से उनकी बातों का स्वागत करने लगे। बच्चों की आंखों में चमक थी, बूढ़ों के चेहरे पर संतोष। हरीसा, भंवरा और कुत्तल, वे तीनों अब बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी चाल में वही सुर था जो पहले था। पर ठीक उसी के साथ एक नई शांति भी थी, जैसे कोई जान चुका हो कि हंसी और दया साथ साथ चल सकती है। कहानी का आखिरी किस्सा वह है जिसे सुनकर लोग आज भी हंसते हुए कहते हैं। एक बार मुल्ला बाजार में बैठे थे और कोई नई वाली किसी बात पर बकबक कर रहा था कि तीनों बकरे कैसे बदल गए। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अरे, अगर तुम सचमुच कुछ सीखना चाहते हो तो मुझे बताओ, क्या तुम बकरों से भी अच्छे हो? लोग चुप हो गए। मुल्ला ने आगे कहा,
सजा देना आसान है, पर अगर तुम किसी को सजा देते हो तो याद रखना, वो सजा केवल उस समय तक बनी रहे जब तक तुम उसका मतलब नहीं समझा देते। सजा का असली असर तब होता है जब वो सुधार में तब्दील हो जाए। इतने में भंवरा जोर से कूद पड़ा और तीनों बकरों ने अपनी पुरानी मस्ती में एक साथ बूंद सी आवाज निकाली, जैसे कह रहे हो, मुल्ला दादा। सजा हुई, पर सबसे बड़ी सजा और इनाम तो यही था कि हम सबने एक दूसरे के दुख को समझा। गांव वाले हंसे, कुछ आंखों में नम लगे, और फिर सबने मिलकर गाना शुरू किया। एक छोटा सा गीत जो मुल्ला ने अपने किस्सों में गढ़ा था। साजा नहीं, सीख है, बंटाना और जीना है। उस दिन से ये पंक्ति गांव की हर चौखट पर लिखी रहने लगी, और अगर आप कभी उस गांव में जाएं, तो चौक पर बैठे बकरे की परछाई के साथ साथ मुल्ला की हंसी भी सुनाई देगी। वो हंसी जो कहती है कि बुद्धि और दया मिलकर दुनिया बदल देती है। ये कहानी सिर्फ 3 बकरों की सजा की नहीं थी, ये उस बदलाव की कहानी थी जो सजा के नाम पर दिया जा सकता है। कठोरता नहीं, समझ और सहानुभूति। मुल्ला ने सिखाया कि सजा तभी सफल होती है जब वो उस व्यक्ति या बकरे की आत्मा में एक नई किरण जगा दे, और फिर वो किरण पूरे समाज में रोशनी फैलाए। उस गांव में आज भी बच्चे जब किसी शरारती काम के पीछे पड़ते हैं तो उनकी मां कहती है, याद रखना मुल्ला और 3 बकरे। सजा में सीख जरूरी है, और बच्चे मुस्कुराकर कहते हैं, हम सीखने को तैयार हैं। दरबार की सुबह कुछ अलग ही सन्नाटे के साथ आई। हवाएं मध्यम थी और आसमान पर घने बदर नहीं थे, पर फिर भी ऐसा लगता था मानो कोई अनदेखी तैयारी चल रही हो। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से पूल के पास बैठे थे, दाढ़ी पर उंगली फिराते, चश्मे को ऊपर नीचे करते और अपने अंदर ही अजीब सी बातों का हिसाब लगा रहे थे। उनका दरबार, जो अक्सर गांव वालों की तरह व्यंग्यों और सवालों से भरा रहता, आज किसी नए झलक की अपेक्षा कर रहा था। लोग जमा थे, कुछ हंसी मजाक के साथ, कुछ चिंता और कुछ उम्मीद की कसक लिए। उसी क्षण अचानक चारों दिशाओं से अजीब सा पंखों का सरसराना हुआ। देखते ही देखते 3 उल्लुओं ने जैसे हवा की लहरों को चीरते हुए दरबार की ओर उड़ान भरी। वे साधारण उल्लू नहीं थे, उनके पंखों की धार चमकीली सी थी और आंखों में एक बिंदिया अजीब तेज था, मानो उन्होंने बहुत कुछ देखा पर सब कुछ जैसे छुपा कर रखा हो। बजरंगी वेश में बैठे कुछ लोग चौंके। दुकान पर बैठे तेल वाले ने तिलबत्ती गिरा दी और बच्चे चिल्लाकर कहने लगे, ओह उल्लू। पर दिए जाने वाली आवाज से पहले ही तीनों उल्लू मुल्ला के सामने मंडराए और धीरे धीरे उनके सिर के ऊपर तीनों एक पांव से साथ बैठ गए, एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल किसी त्रिशूल की तरह। मुल्ला की आंखों में आश्चर्य नहीं, वे तो पहले से ही हर बात में आश्चर्य ढूंढ लेते थे। उन्होंने उठकर उल्लुओं की ओर देखा और बोले, अरे भाई, क्या हुआ? क्या तुम तीनों ने आसमान में किसी राजा का मुबारकबाद देख लिया कि धरती पर आकर ये सभा कर रहे हो? उल्लुओं की एक एक निगाह ऐसे पिघली कि लगता था किसी ने उनकी भाषा समझ ली हो। फिर उस उल्लू में से जो सबसे बड़ा था, उसने मनाया सा एक किया और उसके बाद वो बोले। हां, उन्होंने बोलकर दिखाया, मानो किसी ने हवा में शब्दों के टुकड़े उछाले हों और वे टुकड़े धरती पर आकर मुल्ला के पास गिरे हों। दरबार के सारे चेहरों पर हैरानी का भाव था। कुछ लोग हंसे, कुछ चिंतित हुए। मुल्ला ने चुटकी ली और कहा, तो बताओ, तुम तीनों हवा में क्या बातें कर रहे थे जो अब धरती तक आई? सबसे बड़ा उल्लू फिर मुखर हुआ और इस बार उसकी बोली कुछ साफ थी, भयभीत लगने वाली नहीं, बल्कि सवाल उठाने वाली। उसने कहा, हम हवा के परे से आए हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन। हमारे पंखों में तुम्हारी कहानियां गूंजती थी। हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद आकर देख ले कि वो बुद्धि जो लोग तुम्हें देते हैं असल में क्या है। पर अब हम तुम्हें एक चुनौती देना चाहते हैं और साथ ही तुम्हारी स्थिति को उलट कर दिखाना चाहते हैं। मुल्ला की आंखें चमक उठीं, उन्हें चुनौती पसंद थी।
वे मुस्कुराए और कहा, भाई, चुनौती तो रोज मिलती है, पर तुम बताओ, तुम्हारे पंखों में क्या कीमत है और मेरे सिर पर क्या खासियत? उल्लू ने कहा, हम तीनों का नाम है चिंतन, अंधेरा और परिहास। हम तीनों मिलकर हर गांव की शांति और उलझने सुनते हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि क्या तुम सचमुच उस बुद्धि के हकदार हो जिसे लोग तुम्हें देते हैं। इसलिए हम तुम्हें एक परीक्षण में बदल देंगे। उसके शब्द सुनकर दरबार में हल्की सरसराहट उठी। मुल्ला ने, जो कभी किसी मौके को हंसी में उड़ा देते, अपने कपड़े ठीक किए और बोले, ठीक है, पर बताइए ना, क्या वही परीक्षण कि मुझे उल्लू बनाकर उड़ाया जाएगा? सब लोग ठहाके लगे। किसी ने कहा, हां, वही सही सजा है। पर मुल्ला के मुख पर अजीब सी गंभीरता छा गई। उल्लू ने कहा, तुम्हें उल्लू बनाकर नहीं उड़ाया जाएगा, पर तुम्हें वही दर्जा दिया जाएगा जो उल्लू के पास होता है। रात की आंखें, धीमी सोच और साथ ही उन 3 गुणों का परीक्षण जिनसे तुम्हें परखा जाएगा। यदि तुम उन गुणों में पिछड़ते हो तो तुम्हें असली उल्लू के पंख दिए जाएंगे, और तब गांव वाले तुमसे वही कहेंगे जो उल्लू कहते हैं, हूं। पर यदि तुम सफल हो तो तुम वो सीख पाओगे जो बुद्धिमानों की भाषा कहलाती है। ये सुनते ही मुल्ला की आंखों में झलक आई कि खेल बन चुका है। वे बोले, ठीक है, उल्लुओं के न्यायाधीशों, मैं तैयार हूं, पर पहले मुझे एक चीज चाहिए। तुम्हारे पंखों की शर्त पर मुझे 1 कप चाय और थोड़ी सी रोटी। उल्लू हंसे और हंसी में एक गूंज सी आई। ठीक है मुल्ला, ये शर्त मान्य है। फिर तीनों उल्लुओं ने अपनी अपनी परछाइयों को फैलाते हुए कहा कि पहले मुल्ला को अंधेरे की परीक्षा देनी है। वो परीक्षा रात में नहीं, बल्कि लोगों की नजरों में होगी। वे बोले कि दरबार का हर व्यक्ति 3 सवाल पूछेगा और मुल्ला को बिना किसी छल के सीधे सीधे जवाब देना होगा। यदि उनका उत्तर दिली होगा और न्याय संगत, तो उल्लू की पहली परीक्षा पास होगी। दूसरी परीक्षा वो होगी कि मुल्ला को किसी अंधेरी गलती को उजागर कर उसका हल बताना है। नफरत नहीं, पर समाधान देना है। तीसरी और आखिरी परीक्षा होगी परिहास की। उस परीक्षण में मुल्ला को लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद अपनी कमियों पर हंस सकें और बदलने का मन बनाएं। मुल्ला ने मिठास से कहा, ठीक है, पर मैं चाहूंगा कि अगर मैं पास हो जाऊं तो तुम तीनों फिर मेरे दरबार में आए और एक कहानी सुनाओ, उन कहानियों में जो मैंने सुनी है। उल्लुओं ने एक स्वर में हामी भरी और कहा, मान्यता है। तब उन्होंने मुल्ला के माथे पर हल्की सी ठंडी हवा का स्पर्श किया, और जैसे ही हवा का झोंका गया, मुल्ला की आंखें कुछ अलग चमकी। वे धीरे धीरे बोले, अब मैं सुन सकता हूं। हवा की भाषा में किस सुनते हैं। पहली परीक्षा के लिए मुल्ला ने सोचा, किससे पूछना चाहिए। उन्होंने पहले गांव के प्रधान को बुलाया और कहा, बताइए काका, आज तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? प्रधान ने इधर उधर देखा और बोला, मुल्ला जी, आजकल हमारे खेतों में पानी की बहुत कमी है और लोग आपस में लड़ते रहते हैं। बताइए, सच्चा निवारण क्या है? मुल्ला ने पल टाला, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, देखो, पानी एक ऐसी चीज है जो बांटी नहीं जाती, पर जो बांटता है वो जीता है। पहले तो हम पानी के लगदक नाप को समझें। हर खेत का हिस्सा किस तरह से बांटा गया, ये तय करें। पर सबसे बड़ा नियम यह है कि पानी पर किसी का मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। सभी को मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए। अगर तुम मिलकर ट्यूबवेल और नहर की मरम्मत को सामूहिक बनाओगे तो पानी का सदुपयोग होगा। प्रधान ने यह सुनकर सिर हिलाया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, पर किस तरह से? मुल्ला ने बिना तड़गे के कहा, तुम्हें 1 सप्ताह में मीटिंग करनी होगी। हर परिवार से एक व्यक्ति लाओ और खेती के लिए समय तय करो। जो परिवार पानी व्यर्थ करेगा उसे असर देखना होगा। यह सरल बात लगकर भी भारी असर कर गई। लोग समझ गए कि सजा और नसीहत के बीच जरूरत है। दूसरे प्रश्न में एक लड़का आया। उसने पूछा कि उसकी मां रोज मजदूरी करती है, पर फिर भी घर खर्च नहीं चलता। मुल्ला ने कहा,
तुम्हारी मां को सशक्त बनाना होगा। उसको छोटी सी नौकरी देनी होगी जहां वो अपने काम से घर चला सके। और गांव में जो महिलाएं हैं उन्हें मिलकर कुछ सिलाई या बुनाई का सामूहिक काम करना होगा जिससे पारिवारिक आय बढ़े। ये जवाब सुनकर गांव के कुछ लोग चौंके पर फिर सोच में पड़ गए। समस्याओं के लिए उपाय आसान नहीं थे, पर मुल्ला ने बात को सरल रखा। तीसरा प्रश्न था मस्खरी से भरा। एक तन्हा बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि हर बार जब वो कहानियां सुनाता है तो लोग सो जाते हैं, क्या करूं? मुल्ला ने हंसकर कहा, तो अब तुम अपनी कहानियों में थोड़ा तड़का डालो, तुरुप, चुटकुला और सच्चाई का मेल। लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहेंगे जो उनकी आंखें खोल दे। ये बात सुनकर बूढ़ा मुस्करा गया और इन तीनों जवाबों की वजह से मुल्ला पहली परीक्षा में पास हो गए। उनकी आंखों ने सच में अंधेरे की बातों को रोशन कर दिया था। दूसरी परीक्षा में मुल्ला को एक जटिल समस्या का समाधान देना था। दरबार में सुना गया कि कुछ लोग बाजार में नकल के सामान बेच रहे हैं और असली दुकानदारों की दुकानें बंदी जा रही हैं। मुल्ला ने कहा, नकल बेचने वालों को श्रमिक बनाओ, उन्हें सिखाओ कि असली चीज कौन बनाती है, और जो दुकानदार हैं उन पर एक दिन का कर लगाओ, और जो कम हुआ उस पैसे से नकल कर्म करने वालों की जांच करो और उन्हें इकाइयों में बांटो ताकि वे भी काम सीखें। नुस्खा यही है, सजा नहीं पर बदलाव। लोगों ने कहा, पर बदलाव का बोझ कौन उठाएगा? मुल्ला ने उत्तर दिया, जो समाज में सुविधा पाता है वही बदलाव का हिस्सा बनेगा, नहीं तो सजा का बोझ सब पर पड़ेगा। इस व्यावहारिक और न्याय संगत हल से भी मुल्ला ने लोगों को प्रभावित किया और दूसरी परीक्षा भी संभाल ली। तीसरी परीक्षा परिहास की थी। लोगों को ऐसा व्यंग्य चाहिए था जो मजेदार हो पर अपमानजनक न हो। मुल्ला ने देखा कि दरबार में कुछ ऐसे हैं जो दूसरों की कमजोरियों पर तुरंत हंसते हैं पर खुद कभी नहीं सुधारते। मुल्ला ने एक छोटा सा नाटक रचा। उन्होंने गांव के मुखिया की मूर्ति के पास 3 नकली चश्मे रख दिए और कहा कि जो भी इन चश्मों को पहन कर आएगा उसे गांव की हंसी का राजा कहा जाएगा। कई लोग चश्मे पहन कर आए, पर जब वे चश्मों में देखते तो उन्हें अपने चेहरे पर वही हंसी दिखती जो वे दूसरों पर करते थे। इससे गांव वाले शर्मिंदा हुए और खुद के व्यंग्य पर सोचने लगे। मुल्ला ने न केवल हंसाया बल्कि ये दिखाया कि परिहास का असली मकसद सीखना है, न कि किसी का अपमान करना। इस तरह वे तीसरी परीक्षा में भी सफल हुए। जैसे ही उल्लुओं ने देखा कि मुल्ला ने तीनों परीक्षाओं में संतुलित तरीके से उत्तर दिया और व्यावहारिक समाधान सुझाए, उनकी आंखों में संतोष की चमक आ गई। वे एक बार फिर अपने पंख फैलाए और बोले, तुमने दिखाया कि बुद्धि का असली मतलब केवल बातें करना नहीं बल्कि कार्य करना है। इसलिए हम तुम्हें उल्लू नहीं बनाएंगे, पर हम तुम्हें एक नया उपहार देंगे। और फिर तीनों उल्लुओं ने एक साथ अपना सिर झुकाया और मुल्ला के कान में धीरे से कहा, अब तुम रात की बातें सुनने वाले नहीं हो, पर तुम्हारे पास रात के ज्ञान की समझ आ गई है। तुमने जो सिखाया वो असली था। दरबार में एक हल्की सी चुप्पी हुई। फिर अचानक चारों ओर तालियां बजी। मुल्ला ने खिलखिलाकर कहा, तो फिर भैया उल्लू, आप लोग कुछ कहानियां सुनाइए जिनमें बुद्धि हो पर मजा भी। उल्लुओं ने मुस्कुराते हुए एक एक कहानी सुनाई। पहली कहानी थी कि कैसे एक उल्लू ने एक बेजुबान को रास्ता दिखाया और बदले में उसे एक कमीने से भी ज्यादा दयालु बना दिया। दूसरी कहानी में उन्होंने बताया कि कैसे परिहास ने एक कठोर राजा को नरम दिल कर दिया। तीसरी कहानी में उन्होंने कहा कि अंधेरा और प्रकाश साथ चल सकते हैं। जब तक दोनों की बराबरी न हो, असली समझ नहीं आती। उन तीनों कहानियों के बाद मुल्ला की हंसी और गूंज उठी। ऐसा लगा मानो दरबार ही नहीं, पूरा गांव अब कुछ नया सीख गया हो। शाम ढले, जब उल्लू उड़ खड़े हुए, उन्होंने मुल्ला से कहा, अब हम चलें, पर याद रखना, तुम्हें जो उल्लू कहा जाता है वो शब्द हमेशा अप्रिमेय नहीं है। कभी कभी उल्लू होने का मतलब ये होता है कि तुम रात की सच्चाइयों को जानने वाले हो। और जो लोग तुम्हें उल्लू कहते हैं उन्हें समझाओ कि वो शब्द
या तो प्यार से दिया जाए या फिर नहीं। मुल्ला ने नम आंखों से कहा, ठीक है, पर अगली बार जब तुम आओगे तो मेरे पास भी कुछ उपहार होंगे, चाय, रोटी और नई कहानियां। उल्लू हंसे और बोले, हम आना नहीं भूलेंगे। उस रात के बाद मुल्ला का दरबार किसी मिसाल से कम नहीं रहा। लोग उन्हें समझने लगे। उनके व्यंग्य में अब एक नई सोलती थी और उनकी बातों में आत्मा की खरोंच थी। जिन्हें पहले मुस्कुराकर उल्लू कहा जाता था, वे अब जानते थे कि ये उपनाम दो अर्थों में लिया जा सकता है। एक जो तुच्छता बताता है और दूसरा जो रात की समझ और सहज बुद्धि का परिचायक हो। मुल्ला ने अपने चश्मे को आंख से हटाकर ऊपर रख दिया और कहा, देखो बच्चों, जो हमें उल्लू कहता है उसे बताओ। उल्लू बनने का मतलब ये नहीं कि तुम बुद्धि खो दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम रात की गुप्त बातों को पहचान लो और उस पहचान से लोगों की मदद करो। गांव के बच्चे आज भी रातों में आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं, वहां 3 उल्लू उड़ रहे होंगे, पर हमारे मुल्ला ने उन्हें क्या सिखाया था। और मुल्ला, जो अब पहले से भी ज्यादा प्यारे और समझदार हो गए थे, चाय की प्याली के साथ बैठकर वे कहानियां सुनाते रहते हैं। उन्हीं 3 उल्लुओं की कहानियां, जिनकी आगमन ने एक दरबार को बदल दिया था और एक उल्लू को ऐसा बनाया कि लोग गर्व से उसी नाम को पुकारें। दरबार की सुबह कुछ रोजाना से अलग थी। हवाएं हल्की सी ठंडी थी और महल के ऊंचे ऊंचे झुमरों से झिलमिलाती धूप की किरणें महल की दीवारों पर कांच जैसे रंग बिखेर रही थी। उस दिन शाही दरबार में मेहमानों की भीड़ थी। किसान, दुकानदार, कुछ विद्वान और साथ ही राज्य के कई मंत्री भी अपनी अपनी रंगीन पोशाकों में सजे धजे थे। राजा की गुहार थी कि कोई भी समस्या हो उसे दिए हुए समय के भीतर हल किया जाए। पर आज का दिन किसी अजीब मजाक का आगाज लेकर आया था। मजाक जिसे सुनकर वह हंसकर दरबार के सरदार, मंत्री और दरबारियों के चेहरे पर सिर्फ चौंकन नहीं बल्कि सोच भी उतर आई। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपने सिन्ह पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक लिए, उस दरबार के ऊंचे दाई ओर बैठे थे। मुल्ला हमेशा की तरह सफेद चुन्नी में थे। दाढ़ी में सफेदी की पहली लकीरें उभर आई थी और चश्मा नाक के सिरे पर टिका हुआ था। वे बोलते कम थे, पर जब बोलते तो उनकी बात में किसी चुभन की तरह सच्चाई रहती थी। वही चुभन जिसने कई बार बड़े बड़े लोगों के आत्मसम्मान को झकझोर दिया था। मंत्री, जो अपनी चमकदार पोशाकों और भारी गहनों के साथ आए थे, अपने सिर ऊंचा कर बैठे हुए थे, सोचते कि आज भी वही पुरानी बातें होंगी, नई समस्याएं और पुराने बहाने। पर मुल्ला के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने आज जो मजाक तय किया था वो सिर्फ हंसी का कारण नहीं बनेगा, बल्कि लोगों की आंखें खोल देगा। दरबार की सभा शुरू हुई। राजा ने अपनी गद्दी पर बैठे हुए मुस्कुराकर कहा, आज के मुद्दे आते रहे हैं। खेती में सूखे की शिकायतें, व्यापारियों की शिकायतें और कुछ जगहों पर चोरी की घटनाएं भी दर्ज हुई है। जो कोई भी इनका सरल और व्यावहारिक हल बता सके, उसे इनाम और सम्मान दिया जाएगा। मंत्री लोग चुपचाप अपनी अपनी सलाह देने को तत्पर थे, पर उनमें से एक नाम था मृदुल चंद्र, जो अक्सर अपने भाषणों में परेशानियों को अपमानजनक तरीके से ढांपता और लोगों को नीचा दिखाने की आदत रखता। वो आज थोड़ी सी अतिरिक्त शान के साथ दरबार में बैठा था। मृदुल चंद्र मजबूत किरदार वाले थे। हर किसी की बात काटते और अपना वजन बताने से नहीं चूकते। उनके चेहरे पर वही पुराना तेवर था जो खामोशी से उठने वाली किसी आलोचना से उड़ जाता था। मुल्ला ने देखा कि मंत्री लोग कितने गंभीर एवं घमंडी मुद्रा में बैठे हैं। वे मुस्कुराए और अपनी छड़ी के सहारे उठकर राजा के पास गए। राजा ने उन्हें देखकर हल्की झलक दी और कहा, मुल्ला, आज तुमने किस लिए रोना नहीं, परतदार जवाब देना है। मुल्ला ने बड़ी सरलता से कहा, राजा बाबू, मैं बस इतना कहूंगा कि आज मुझे एक छोटी मनुहार करनी है। एक मजाक, पर वो मजाक सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। कुछ लोग पीछे से हंसे। मृदुल चंद्र की नजरें कुई की तरह गहरी हो गई,
किसी ने उनका मजाक उड़ाने का सोचा होगा। वे थोड़ा चिढ़ गए। राजा, जो अक्सर मुल्ला की बातों में रस लेते थे, बोले, ठीक है मुल्ला, पर याद रहे, मजाक ऐसा होना चाहिए जो किसी की बेइज्जती न करे। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, राजा बाबू, मैं सिर्फ बातों का खेल करूंगा। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। दरबारियों का ध्यान पूरी तरह मुल्ला की ओर गया। मुल्ला ने अपनी शांत आवाज में कहा, आज मैं आप सबको एक छोटी सी खोज में बुलाता हूं। हम सब एक धोबिया के घर चलें और वहां देख कर आएं कि किस तरह से छोटे छोटे काम बड़े बड़े लोगों के लिए सीखने का जरिया बनते हैं। लोगों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। धोबी? दरबार में अचानक धोबी का नाम क्यों आया? मंत्री लोग, खासकर मृदुल चंद्र का चेहरा तमतमा गया। वे समझने लगे कि ये सब कुछ और ही हो सकता है। शायद मुल्ला कोई हद से ज्यादा मजाक कर रहे हैं, पर राजा ने अनुमति दे दी। ठीक है, उन्होंने कहा, जाओ, पर जल्दी लौटो। मुल्ला ने एक हाथ उठाया और कहा, हम सीधे धोबी के घर नहीं जाएंगे, पहले हम कुछ सामान ले लें। और वे थोंक कर एक मखमली थैली उठाकर दरबार के बीच में रख दिए, जिसे देखकर सभी चौंक उठे। थैली में कुछ कपड़े और पुराने चश्मे थे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इन चीजों से एक नाटक करेंगे। मुल्ला ने दरबारियों को कहा कि वे सभी के साथ चलें, पर हर मंत्री को अपने एक एक गहना या शोभा वहीं पर छोड़नी होगी। जो कोई भी नहीं देगा, उसे बाद में इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर मंत्री लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कहे तो कछुए की धीमी चाल में, कोई चुपचाप मोती निकालकर थैली में डालते गया। मृदुल चंद्र ने आखिरी में अपने गले की भारी माला को उतारते हुए उसे थैली में रख